ओके गाइज, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका कॉस्ट शीट का चैप्टर। तो गाइज, कॉस्ट शीट का चैप्टर डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज आप अपनी पॉकेट बुक अपने हाथ में रख लीजिएगा और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसके पेज नंबर 106 पे आ रहा हूं। गाइस, कॉस्ट शीट को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉस्ट शीट होती है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। बेसिकली हम लोग अपनी कॉस्ट को जो है, ये देखो, ये ब्रेक करके फिर बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग अपनी कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, बट अदरवाइज देन दैट दो और क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है ट्रेसेबिलिटी, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारी ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी एंड देन फंक्शन। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट्स के बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट को हम लोग ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई अगर हमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने, हमें कोई फिजिकल मैटर चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल, दूसरा लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट एज द केस में भी, ह्यूमन रिसोर्स का जो ह्यूमन एफर्ट है, और फिर रेजिडुअल कैटेगरी दैट इज एक्सपेंसेस। द रेजिडुअल कैटेगरी, जो खर्चा मटेरियल नहीं है, जो खर्चा लेबर नहीं है, वो एक्सपेंसेस। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, कॉस्ट को क्लासिफाई किया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इस तरीके से करने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं गाइस? नेक्स्ट हम लोग कहते हैं इसको हम लोग ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज कर सकते हैं। मटेरियल को हम लोग कह सकते हैं ओके गाइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर को भी या एम्प्लॉय कॉस्ट को भी कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर एक्सपेंसेस को भी कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और सारी डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट, और सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम लोग कहते हैं ओवरहेड्स। तो गाइस, ये हम लोगों ने देखा, ये अभी हमारी सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हुई, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। नंबर दो, सेकंड नंबर वन was on the basis of traceability, and now very important is, last but not the least, is on the basis of functions. फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं करूं, देखिए, प्राइम कॉस्ट तो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, सारा का सारा उसी से रिलेटेड है। हम लोग कोई भी चीज बना रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। लेकिन जो ओवरहेड्स है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड जो है उसको हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन से अगर करें तो हमारे 5 तरह के मेजर ओवरहेड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के पर्सपेक्टिव से। नंबर 1 इज फैक्ट्री या वर्क्स इन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 1 इज दिस, इसको फैक्ट्री, वर्क्स, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कह सकता हूं मैं। फिर दूसरा नंबर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा इज क्वालिटी कंट्रोल, चौथा इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, वंस अगेन अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। गाइस, फिर इसके बाद बारी आती है हम लोग अपनी कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट का कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट का जल्दी से एक दिखाता हूं कि भाई सारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सारी डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री एवरेज ऐड करते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आती है। वैसे अभी डब्ल्यूआईपी या वर्क इन प्रोग्रेस की भी एडजस्टमेंट करेंगे डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में। ये फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर कोई है हमारी, वो ऐड कर देंगे, और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। बट फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे अगर कोई फाइनेंस चार्जेस है, इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट अगर कोई है तो वो ऐड करके आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी सेल्स रेवेन्यू। सो गाइस, दिस इज योर कॉस्ट शीट का बेसिक फ्रेमवर्क कि हम ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट कैसे कर रहे हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट को जल्दी से देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास कोई रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो वहां से शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेजेस। नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आप कैसे निकालेंगे, ये हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में। मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में एक बार उसको भी क्विकली यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में भी इस चीज को पढ़ेंगे, बट यहां पर भी इसको क्विकली देख लेते हैं। तो हमारी इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट जो नेट परचेजेस है, ये कैसे आएगी? परचेज माइनस परचेज रिटर्न नहीं, हम लोग उसमें और बहुत सारी चीजें लेते हैं। सबसे पहली चीज हमारा आता है इनवॉइस प्राइस। हमारा इनवॉइस प्राइस या लिस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमारा जो सप्लायर ऑफ मटेरियल है वो क्या कोट कर रहा है, उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, को क्वांटिटी डिस्काउंट है वो माइनस करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट कोई मिलती है, सब्सिडी मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, वो माइनस करने के बाद आपकी नेट इनवॉइस प्राइस आएगी। इसमें आप
जीएसटी ऐड करोगे, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, किसी भी तरह का जीएसटी हो, लेकिन वो ऐड कब करेंगे? जब उसका इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, तो आप उसको ऐड कर देंगे यहां पर। और फिर अगर आपने बाहर से मंगाया सामान तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी भी ऐड कर देंगे। ये हमारी कैलकुलेट होती है नेट इनवॉइस प्राइस की परसेंटेज पे। ये भी हमारी जो है नेट इनवॉइस प्राइस की परसेंटेज पे। अगर इंडिया में ही बना, इंडिया में ही बिका, तो इसमें जीएसटी लग जाता है, और अगर बाहर से मंगाया तो भी जो है ये इस पे नेट इनवॉइस प्राइस पे इन कन्वर्टेड इन रुपीज, इसको रुपीज में कन्वर्ट करके, क्योंकि फॉरेन करेंसी में आपने मोस्ट लाइकली पेमेंट दी होगी अगर इफ द इनवॉइस प्राइस वाज इन फॉरेन करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड, व्हाटएवर। देन इसके बाद आपने जो सामान मंगवाया उसको अगर उसके कोई पैकिंग चार्जेस दिए तो वो पैकिंग चार्जेस ऑफ रॉ मटेरियल भी ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। फिर इसका कोई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, वहां आपने लोड करवाया, यहां पर अनलोड कराया, रास्ते का इंश्योरेंस प्रीमियम, साथ में आपका फ्रेट इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनवर्ट्स, ये सारे ऐड करेंगे। आपने किसी दलाल के थ्रू खरीदा, ब्रोकरेज कमीशन ऑन मटेरियल परचेज, ये भी आपकी जो है परचेजेस की कॉस्ट में जो ऐड होगी। देन रिलाइजेबल वैल्यू, रिटर्नेबल वैल्यू, अगर आपने लेट्स से खाली एम्प्टी पैकेजेस वगैरह बेच दिए या इस केस में भी रिटर्न कर दिए सप्लायर को, तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करेंगे। और साथ में आप माइनस करेंगे कोई अगर परचेज रिटर्न है तो, साथ में फिर कोई रोड टैक्स, टोल टैक्स एक्सेट्रा है वो आप माइनस करेंगे, तो ये आपकी इन्वेंटरीएबल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगी एज द केस में। ओके गाइस, तो ये हम लोग कहते हैं। बाकी ये वाली चीज जो है हम लोग मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में और डिटेल में देखते हैं। तो वंस अगेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उसमें नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिया, जो अभी हम लोगों ने इन्वेंटरीएबल कॉस्ट देखा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमारा आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल यूज, जो मर्जी कह दो। इस रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल यूज में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, प्रोडक्शन लेबर, फैक्ट्री लेबर, प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग लेबर, ठीक है जी, ये ऐड कर देंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस या सिर्फ चार्जेबल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट। तो हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट में फिर ऐड करना है फैक्ट्री ओवर्स, वर्क्स ओवर्स, प्रोडक्शन ओवर्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवर्स, जो मर्जी आप कह दें। और कोई अगर आपकी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्शन निकलती है, रिवर्क कॉस्ट होती है, उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट होती है, उसकी रिवर्क कॉस्ट या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, किसकी? डिफेक्टिव प्रोडक्शन, हमने माल बनाया या ठीक नहीं निकला तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। कहां किया जाता है? फैक्ट्री में किया जाता है, तो उसको एडिशनल वर्क्स ओवरेज की तरह यहां पर चार्ज किया जाता है फैक्ट्री में ही। तो ये आपका ऐड करके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। इसमें फिर आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। इसमें फिर आप ऐड करेंगे आपकी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, साथ में फिर कोई आपके अगर कोई क्रेडिट फॉर रिकवरीज, आपने अगर कोई स्क्रैप एक्सेट्रा कुछ हुआ है, कोई पैदा हुआ है प्रोसेसिंग के दौरान, कोई स्क्रैप बाय प्रोडक्ट पैदा हुआ है या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्शन हुई है, उसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, जितनी भी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू, जितना नॉर्मल स्क्रैप, जितना नॉर्मल बाय प्रोडक्ट, जितना नॉर्मल डिफेक्टिव निकलता है, जितना आप नॉर्मली एंटिसिपेट करते हो, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू आप यहां पर माइनस कर देंगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो भी आपने कॉस्ट ऐड कर देनी है। फिर नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट अगर है, भाई अगर आपको रिकवरी आ रही है स्क्रैप से पैसे मिल रहे हैं, डिस्पोजल कॉस्ट कोई वेस्ट पैदा हो रहा है जिसके पैसे देने पड़ रहे हैं, कूड़ा और कबाड़ के पैसे मिलते हैं, स्क्रैप के पैसे मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स के पैसे मिलते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्शन के कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप माइनस कर देंगे नॉर्मल जितना आप एंटिसिपेट करते हो। और अगर कोई नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट है, कोई वेस्ट पैदा हो रहा है प्रोडक्शन के दौरान, तो उस नॉर्मल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में जो भी आपका वेस्ट पैदा हो रहा है उसकी कॉस्ट आपने जो है यहाँ पर डिस्पोजल कॉस्ट ऐड कर देनी है। साथ में फिर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आपने ऐड करनी है, तो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आपने इनको निकाल के ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो आप इसे कह सकते हैं CGAS या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS आ जाएगा। इसमें फिर आप जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, कोई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू सेलिंग, टू डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, ओनली एक्चुअल इंटरेस्ट, नॉट नोशनल इंटरेस्ट, माइंड यू, सिर्फ एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर कॉस्ट शीट में, प्रोडक्शन कॉस्ट शीट में, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में नहीं आएगी। तो ये आपके आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट ऐड कीजिए, भगवान ना करे लॉसेज हो तो लेस कर देना, ये लॉस जो है आप रिड्यूस कर देंगे और ये आपकी सेल्स आ जाएगी। दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। बट अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं यार डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं या चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसमें क्या क्या आता है, व्हाट कम्स इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसको जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज सबसे पहली चीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती है और इसको वैल्यू किस पे करना है, ये हम लोग जो है
ये हमारे पॉकेट बुक में एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के चैप्टर में पेज नंबर 35 पे है। तो ये मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग किस तरीके से जो है वैल्यू करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई उसका इनवॉइस प्राइस है, उसमें अगर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट, नेट रिबेट या डिस्काउंट कुछ मिलता है वो काट दीजिएगा, और फिर कोई अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो ऐड कर दीजिएगा। अब इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के या चार्जेबल एक्सपेंसेस के? कोई हमने टेकन एग्जांपल, कोई जॉब है, उसके लिए स्पेशल डिजाइन बनवाए, ड्रॉइंग्स बनवाए, ब्लूप्रिंट्स बनवाए, ये कॉस्ट जो आपने, ये आपकी डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब है। इसी तरीके से आपके कोई ट्रैवलिंग या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किस चीज के लिए? किसी पर्टिकुलर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर सर बोलेगा तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग के खर्चों में जाएगा। भाई सेल्समैन ट्रेवल करते हैं डोर टू डोर जो है, एज द केस में भी सेल्स प्रमोशन के लिए। बट अगर वो बोल रहे नहीं भाई साहब ट्रेवलिंग किस चीज के लिए हो रही है? किसी जॉब के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए स्पेसिफिकली ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस चार्ज होंगे। फिर इस तरीके से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स। होता क्या है, कोई मोल्ड बनाया जाता है। टेक एन एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, कोई बॉटल बना रहे हैं, कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल हम लोग कोई जार बना रहे हैं, व्हाटएवर, और उसका कुछ मोल्ड है, हमारा कोई लंच बॉक्स बना रहे हैं उसका मोल्ड है। उस मोल्ड को जो है हम लोग अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। टेक एन एग्जांपल, हमने वो मोल्ड बनाया और हमारे हिसाब से वो लेट्स से 2 लाख यूनिट्स बनाएगा, और लेट्स से उसकी कॉस्ट हुई 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस की कॉस्ट 2 लाख यूनिट्स पे अमोर्टाइज करेंगे, एक यूनिट पे 2.5 अमोर्टाइज करेंगे। तो मोल्ड्स, पैटर्न्स एंड पैटेंट्स अगर कोई भी है, उनकी कॉस्ट जो है, क्योंकि आप लमसम में पे करते हैं, उसको अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। फिर रॉयल्टी अगर आप पे करते हैं ऑन प्रोडक्शन या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में या सर्विस कॉस्ट शीट में आएगी। कंसल्टेंट फीस, आपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी जो है सर्विस के लिए, किसी जॉब के लिए आपने अगर कंसल्टेंट को हायर किया, उसी पर्टिकुलर जॉब या उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, उसी पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट के लिए, उसकी कॉस्ट में आप इंक्लूड करोगे कि भैया कंसल्टेंट ने इसी चीज की हमें कंसल्टेंसी दी थी। इस तरीके से हायर चार्जेस, स्पेसिफिक कोई इक्विपमेंट हमने किसी जॉब के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया, तो उसी पर्टिकुलर जॉब पे उसके हायर चार्जेस जो है या रेंटल जो है चार्ज किए जाएंगे। इसी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस। होता क्या यार, हम लोग जो है लेट्स से बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाते समय यार हम लोग इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करते, आउटसोर्स कर देते हैं। हम लोग इसी तरीके से प्लम्बिंग का काम नहीं करते, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल, पेंटिंग का काम नहीं करते, कारपेंटरी का काम नहीं करते, आउटसोर्स कर देते हैं, या एज द केस में भी सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जॉब चार्जेस जो भी आप पे कर रहे हो, टेक एन एग्जांपल, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट की जगह अगर प्रोडक्शन पे भी हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, भाई हमें लेट्स से टी शर्ट्स बनानी है, हम टी शर्ट्स बनाते हैं, ये हमारा काम है, लेकिन लेट्स से हम उसके प्रिंटिंग अगर बाहर से करा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर डिजाइन वगैरह वो बाहर से बनवा रहे हैं, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस या जॉब चार्जेस वो जो है आप उसी पर्टिकुलर जॉब पे चार्ज करेंगे, जो भी आपने पे करना है इसमें, इस पर्टिकुलर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस तरीके से लाइसेंस फीस, कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने लिया किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसी पर्टिकुलर जॉब पे ही उसके लाइसेंस चार्जेस को जो है राइट ऑफ किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। इसी तरीके से कोई यूटिलिटीज जैसे पावर एंड फ्यूल, स्टीम एटसेट्रा, आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अगर कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, हम लोग यही चीज कहते हैं, अगर कोई भी डायरेक्टली इजीली कन्वीनियंटली ट्रेस नहीं हो पाता इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर में कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं, ओवरहेड्स की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर कहीं वो अगर आपको पावर फ्यूल स्टीम ऐसा कुछ बोलेगा, तो आप जो है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ले लेना। अगर वो बोलेगा नहीं जी कन्वीनियंटली ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह ले लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर टेक्निकल असिस्टेंस, नो हाउ, कोई अगर हम लोग फी दे रहे हैं तो वो भी आपकी जो है यहाँ पे चार्ज हो जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह। एंड अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये भी आपके जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह चार्ज होंगे एज द केस में। फिर कुछ और बातें जाननी जरूरी है आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड रिलेशन में। देखो, अगर हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, हम लोग बाहर से किसी से भी काम करवा रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करा रहे हैं जॉब से, जॉब वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल एंटिटी, यार हम लोग किसी और से कुछ काम करा रहे हैं, यार तू बना के ये दे दे, कुछ पार्ट बना के दे दे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारा अग्रीड प्राइस है। टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग जो है जीन्स बनाते हैं। अब जीन्स बनाने के लिए हमें लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर कुछ डिजाइन नियर द कमर या व्हाटएवर यू कैन से, घुटने के पास हम लोगों को कोई डिजाइन चाहिए, वो हम लोगों ने बाहर से कुछ मैन्युफैक्चर कराया, उसके लिए हम लोगों ने जो भी अग्रीड प्राइस है वो हम लोगों ने पे करना है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। उसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट एक्सपेंस की सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी जो हमने अग्री किया। लेकिन अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो चीज बनाने के लिए लेट्स से लेदर या कपड़ा, हम उसको सप्लाई करते हैं कुछ मटेरियल,
है जी। जॉब वर्कर्स को हम लोग कुछ सप्लाई करते हैं तो उस केस में वैल्यू ऑफ सच मटेरियल जो है और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कुछ भी हमने वो मटेरियल खरीदा उसको उनके पास पहुंचवाया, वो सारे भी जॉब चार्जेस में जो है एज द केस में भी ऐड कर दिए जाएंगे कि ओके चलो हमने इन्हें 100 रुपए का सामान दिया, इन्होंने आगे काम किया 500 रुपए का, तो टोटल मिला के 600 रुपए का खर्चा जो है आपने चार्जेबल एक्सपेंसेस की तरह चार्ज करना है इसी पर्टिकुलर जॉब या इसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए अगर बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको ओवरेज की तरह ट्रीट करेंगे। अगर बड़ा अमाउंट है तो उसको ऑब्वियसली प्राइम कॉस्ट में लेके चलेंगे, सेपरेटली उसको जो है दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड। और लमसम में अगर आप पे करते हो, जैसे मोल्ड वगैरह कोई पैटर्न्स वगैरह आपने भाई लमसम में दे दिए, ये पेटेंट्स के चार्जेस, तो उसको अमोटाइज करते हैं हम लोग जो है उसके प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से। टेक एन एग्जांपल, भाई हम कह रहे हैं हम लोग ने 5 लाख रुपीस खर्च किया 2 लाख यूनिट्स के लिए, मोल्ड्स का, पैटर्न का, वट एवर या पेटेंट्स का, तो वो उसके हमने 2 लाख यूनिट्स पे अमोटाइज करना है। एक यूनिट पे हम लोग लेट्स से 2.5 रुपीज अमोटाइज करेंगे। लेट्स से इस बार हमने 50,000 यूनिट्स बनाई तो 50,000 इंटू 2.5 ये हमने 1,25,000 इस बार चार्ज कर देना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइज, अब फिर हम लोग बढ़ते हैं ओवरहेड्स के चैप्टर पे। चैप्टर ओवरहेड्स का है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे कॉस्ट शीट में अभी हम लोग यूज करते हैं। पेज नंबर 67 पे आते हैं पॉकेट बुक की। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्योंकि हम प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हाउ डू वी डील विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब डिपेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहाँ खर्च हो रही है। तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उस केस में हम इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की में अलग से लेके जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो गाइज यहां ये देखिए, ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये वाली कॉस्ट थी जो कि प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो ये हम लोगों ने सेपरेटली यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दिखा दी। लेकिन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या जनरल रिसर्च हो, रूटीन नेचर की, अकाउंटिंग के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर जो है इंप्लीमेंट करने के लिए रिसर्च करी, ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिकली प्रोसेस के लिए नहीं, तो उस केस में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल रिसर्च, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनसे रिलेटेड, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की तरह चार्ज करेंगे। माइंड यू, अगर आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस कितना है तो ये सेपरेटली कॉस्ट शीट में यहां पर ये अलग से यहां पर ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर जनरल रिसर्च है, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, उसकी रिसर्च है, तो ये यहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के साथ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में इंक्लूड होगी। इस तरीके से अगर कोई मार्केट रिसर्च होती है, मार्केट रिसर्च बेसिकली भाई हम लोग जो मार्केट चेक करना चाहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या प्राइसिंग होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कस्टमर का फीडबैक ले, रिपोर्ट ले, किस तरीके से हम लोग इस प्रोडक्ट को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च बेसिकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। इसको हम लोग मार्केट रिसर्च के खर्चे अगर दिए होंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में इसको इंक्लूड करके चला करो। और अगर कोई आप रिसर्च कर रहे हो इन रिलेशन टू क्वालिटी कंट्रोल, तो वो आपके क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई रिसर्च फेल हो गई, तो फेल्ड रिसर्च को क्या किया जाएगा, ये आपका अपना नुकसान है, ये आपके कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करेंगे। यू कैन नॉट टेक इट इन कॉस्ट शीट, आप प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में नहीं लेके जाएंगे, ये आपका अपना नुकसान है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में नहीं, ये आपके जनरल कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट में सब ओवरऑल जो प्रॉफिट और लॉस अर्न होने उसको निकालते समय आपने इसको चार्ज करना है। दिस विल नॉट अपीयर इन द कॉस्ट शीट। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस का आपको पता है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस को हम लोग क्या करते हैं, हम इसको सेपरेटली यहां पर अलग से दिखाते हैं। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस यहां पर सेपरेटली कॉस्ट शीट में दिखाए जाते हैं। अब इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस माइंड यू सिर्फ एक्चुअल नॉट नोशनल कॉस्ट, माइंड यू सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट नॉट नोशनल कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट कोई बोरिंग कॉस्ट है, हमने कुछ बोरो किया, उसके कोई लेट्स से लोन की प्रोसेसिंग फीस दी, हमने कोई ब्याज दिया, कोई फाइनेंशियल चार्जेस किसी भी तरह के हमारे, हम लोग इसमें बहुत सारे खर्चे ले सकते हैं। जैसे अभी खर्चे हम लोग कोई डिस्काउंट या प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक्सेट्रा लेते हैं तो वो भी हम लोग लेके चलेंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने जो है अगर कोई इंटरेस्ट है, कोई कमिटमेंट चार्जेस हैं, लेट्स से हमने कोई बैंक में कोई कैश क्रेडिट की लिमिट बना रखी है, अब भाई हम लोगों ने उनको कमिटमेंट फीस दी हुई है, हम उधार पे लें ना लें आप हमारे लिए तैयार करके रखना, हम जब उधार लेना होगा हम ले लेंगे तो बैंक अपनी कमिटमेंट फीस चार्ज करते हैं। तो वो कमिटमेंट चार्जेस जो बैंक बोरिंग्स पे होते हैं या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में होते हैं, वो भी आपको जो है अपनी कॉस्ट में, इंटरेस्ट कॉस्ट में, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट में ऑब्वियसली लेके चलेंगे। नॉट इंप्यूटेड या नोशनल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो नहीं लेके जानी है, सिर्फ एक्चुअल। ये सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में अलग से आप देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते समय हम लोग इसको सेपरेटली अलग से इसको ऐड करके दिखा रहे हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ एंजिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू इन कनेक्शन ऑफ, भाई हम लोग बोरिंग कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ हम लोगों ने लेट्स से कोई और खर्चे की, उसको ओवर अ पीरियड अगर आप अमोर्टाइज कर रहे हैं,
ठीक है जी। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू भी जो है या प्रीमियम रिडम्पशन भी जो है, लॉस ऑन इशू भी जो है, उसको भी नंबर ऑफ ईयर्स में अमोर्टाइज या राइट ऑफ किया जाता है। इस तरीके से फाइनेंसिंग चार्जेस इन रिलेशन ऑफ फाइनेंस लीज। अब फाइनेंस लीज आपको पता ही होगा, AS 19 में एक हमारी जो है ऑपरेटिंग लीज होती है कि फाइनेंस लीज होती है। फाइनेंस लीज को नेचर ऑफ फाइनेंस में माना जाता है, तो उसके फाइनेंस लीज के जो भी चार्जेस हैं वो भी जो है हमारे सिमिलर अरेंजमेंट्स के, ये भी हम लोगों ने जो है यहाँ पर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस में लेके चलने हैं। इस तरीके से एक्सचेंज डिफरेंसेस, अगर हमने कोई फॉरेन करेंसी लोन ली हुई है, बोरिंग की हुई है, उसके रिलेशन में इंटरेस्ट कॉस्ट में अगर कोई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, वो भी हम लोग यहाँ पर जो है कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस में लेके जाएंगे। और अगर हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं कस्टमर्स को, ये भी हम लोग जो है सेपरेटली दिखाएंगे यहाँ पर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस की तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेपरेटली दिखा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। पैकिंग चार्जेस वेरी इंपॉर्टेंट है। पैकिंग चार्जेस आपने यहां देखा कि अगर हमारी कोई प्राइमरी पैकिंग होती है तो यहां सेपरेटली ऐड होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय, लेकिन गाइस सेकेंडरी पैकिंग भी होती है, हमारी मटेरियल की भी पैकिंग हो सकती है, तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो प्राइमरी पैकिंग अगर है हमारी, प्राइमरी पैकिंग दैट इज मटेरियल, हमने अगर कोई भी, टेक एन एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों ने अगर बेचना है, कोई भी चीज अगर हम लोगों ने बेचनी है, एनी प्रोडक्ट जो हम लोगों ने बेचना है, कस्टमर को बेचना है, जैसे इंक बेचनी है तो इंक पॉट चाहिए, ब्रेड बेचनी है तो ब्रेड के ऊपर भाई हमें कोई पॉलिथीन लगानी पड़ती है, जिसके आप ऐसे ब्रेड को थोड़ा ना हाथ लगाओगे, इंक पॉट को ऐसे खुली थोड़ा ना बेच रहे हो। टूथपेस्ट को भी उसकी जो है एज द केस में भी ट्यूब, मेडिसिनल टैबलेट्स उसको भी जो कोई एल्यूमिनियम फॉइल व्हाटएवर, तो इस केस में जो है दिस इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट या कन्वीनियंस हैंडलिंग के लिए, तो ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेपरेटली लेके जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अलग से दिखाते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी पैकिंग हो तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, चॉकलेट का जो है उसका रैपर दैट इज प्राइमरी पैकिंग, लेकिन लेट्स से 100 चॉकलेट का या 50 चॉकलेट का एक डब्बा है, हैंडलिंग के लिए इजी होता है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। दिस इज ट्रीटेड एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कि भाई हमारा फिनिश गुड्स है, उन बॉटल्स हैं, सैशे हैं, उनको बड़े बॉक्सेस में, कार्टन्स में डाला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईज होती है, तो दिस इज टेकन एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और अगर पैकिंग आप फैंसी अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो ये सेल्स प्रमोशन का तरीका है, आप जो है उसको बड़ा महंगा, बड़ा अच्छा एडवर्टाइज करने के लिए उसको बड़ा सुंदर सुंदर जो है बना रहे हो, तो दैट पैकिंग चार्ज इज अ सेलिंग ओवरहेड्स। और अगर कोई स्पेशल पैकिंग करते हो आप एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस, भैया तेरे लिए क्या है, तुमसे ही डायरेक्टली चार्ज करेंगे, तुम्हारी जॉब, तुम्हारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, तुमसे ही रिकवर करेंगे डायरेक्टली। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स फॉर मटेरियल परचेज। अगर आप मटेरियल खरीदते हो और मटेरियल खरीदते समय आपको कोई कंटेनर्स एक्सेट्रा देने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, तो गाइस जैसे हम लोगों ने यहां देखा था, हमने क्या किया, हमने कोई भी हमारे कोई पैकिंग चार्जेस हैं, कोई कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स है रॉ मटेरियल की, तो वो हम लोग यहां पर ऐड कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, अगर हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो उसकी रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट में आपने इसको इंक्लूड करके डालना है, इसको ऐड करना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, अगर आप टेक एन एग्जांपल, देखो एक सिंपल सी बात, लेट्स से हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, वो मटेरियल जो हम लोग खरीद रहे हैं, उसने कहा भैया हम आपको जो है ये 10 लाख रुपीस का लगाएंगे, तो 10 लाख रुपए का लगाएंगे, इज गुड फॉर अस। ठीक है जी, 10 लाख रुपए का लगाएंगे, इज गुड फॉर अस। तो 10 लाख रुपए हम लोगों ने सीधा सीधा जो है, इसमें पैकिंग चार्जेस इंक्लूड है, गुड। लेकिन वो कहता है नहीं 10 लाख रुपए लगाएंगे लेकिन 20,000 रुपए पैकिंग के अलग चलाएंगे, तो पैकिंग के जो भी आपसे उसने चार्ज करने हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज, अगर आपके कोई भी सेपरेटली चार्ज हो रहा है तो उसमें आप अलग से इसको ऐड करके चलाएंगे। अगर आपने मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल खरीदा था तो उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे, अगर कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज था तो उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे। वंस अगेन, अगर टेक एन एग्जांपल, मैं डायरेक्ट मटेरियल खरीद रहा हूं 10 लाख रुपए का, वो कहता है पैक करके भेज रहा हूं मैं, बढ़िया है, 10 लाख रुपए इज माई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। लेकिन अगर वो कहता है नहीं 10 लाख रुपए का डायरेक्ट मटेरियल है लेकिन भैया मैं 20,000 रुपए पैकिंग के लूंगा, लो भाई, तो उस केस में ये ऐड कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल परचेज कॉस्ट में। इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज ऑन परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स इज डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन परचेजेस, बट इसको मटेरियल परचेजेस की कॉस्ट, इन्वेंटरीबल कॉस्ट के लिए ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से इंडायरेक्ट मटेरियल अगर खरीद रहे हो, लेट्स से आपने 50,000 का इंडायरेक्ट मटेरियल खरीदा और उस इंडायरेक्ट मटेरियल में लेट्स से आपको 1,000 रुपए के पैकिंग चार्जेस अलग से देने पड़े, तो आपको 51,000 का इंडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पड़ा हमें। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हमारे कोई नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स हैं, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग वी कैन टेक इट इन प्राइम कॉस्ट या उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह भी चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट होगा तो प्राइम कॉस्ट में आएगा, अगर इनडायरेक्ट होगा तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, एज द केस में भी। अच्छा, ये नॉन रिटर्नेबल पैकेजेस जो हैं, इनकी कोई स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू है, वो आप माइनस कर दोगे, और अगर कोई रिटर्नेबल कंटेनर्स है तो उनकी रिटर्नेबल वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर दोगे। हम लोगों ने ये देख ही लिया कॉस्ट शीट में, हम लोगों की कोई अगर कोई रिटर्नेबल वैल्यू है तो हम लोगों ने, रियलाइजेबल वैल्यू है वो हम लोगों ने इसमें से माइनस कर देनी है। इफ देयर इज एनी रिटर्नेबल वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू हमारे कोई एम्प्टी पैकेजेस की है, तो वो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाई दिया था, ये रहा
हमारी अगर कोई रिटर्नेबल या रिलाइजेबल वैल्यू है, ये रिलाइजेबल वैल्यू या रिटर्नेबल वैल्यू ऑफ एम्प्टी पैकेजेस, इसको आपने और माइनस कर देना है एज द केस में भी मटेरियल की परचेज कॉस्ट निकालते समय। आगे बढ़ते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स या एम्प्लॉय वेलफेयर कॉस्ट। गाइस फ्रिंज बेनिफिट्स या एम्प्लॉय वेलफेयर कॉस्ट, इसको क्या करेंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स अगर हमने डायरेक्ट वर्कर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उस केस में हम लोग जो है इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, और इफेक्टिव आर्ली लेबर रेट जो निकालते हैं उसमें इसको इंक्लूड करेंगे। लेट्स से हम अपने लेबर को 10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, 2 लाख रुपए उनके लिए हम लोगों ने कुछ और एम्प्लॉय वेलफेयर कॉस्ट खर्च किया, तो 12 लाख रुपए की मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पड़ी। इसी तरीके से अगर फ्रिंज वर्क बेनिफिट जो है, अगर हम लोग छोटा सा अमाउंट है डायरेक्ट वर्कर्स के लिए, तो उसको फैक्ट्री वर्कर्स की तरह भी कर सकते हैं। 10 लाख रुपए की तनख्वाह है और हमने लेट्स से 2000-5000 रुपए उनके लिए खर्च किया, चल यार फैक्ट्री वर्कर्स की तरह ले, क्या इसमें 10 लाख रुपए में जोड़ना है। लेकिन अगर फ्रिंज बेनिफिट जो है इनडायरेक्ट फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, तो उसको हम लोग जो है फैक्ट्री वर्कर्स की तरह लेंगे, जिस डिपार्टमेंट के लिए उस डिपार्टमेंट में एज द केस में भी चार्ज करेंगे। फ्रिंज बेनिफिट्स अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वर्कर्स के लिए, उनके स्टाफ के लिए, तो उनमें लेके जाएंगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के वर्कर्स के लिए फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के होंगे तो क्वालिटी कंट्रोल के स्टाफ के उनके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के खर्चों में जोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। गाइस एक्सपेंसेस ऑन रिमूवल और रीइरेक्शन ऑफ मशीनरी, अगर हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं किस चीज का, हम लोग जो है रिमूव कर रहे हैं या रीइरेक्ट कर रहे हैं, भैया रिमूव किया यहां से, डिसमेंटल किया और दूसरी जगह पे इरेक्ट किया, वापस से लगाया, तो ये सारे के सारे खर्चे जो है प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तरह लेके जाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा अमाउंट है तो उसको नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ कर सकते हैं। और अगर ये अमाउंट जो है किसी फॉल्टी प्लानिंग की वजह से या एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से कि भैया फैक्ट्रियां यहां पर जो है बंद हो गई हैं, भाई और कुछ नहीं कर सकते, तो ये आप कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करोगे। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कॉस्ट, दिस इज योर लॉस। आप अपनी जनरल कॉस्टिंग बिल अकाउंट में लेके जाओ, इसको प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में मत लेके जाओ। इसी तरीके से फिर बात करते हैं ट्रेनिंग कॉस्ट की। गाइस ट्रेनिंग कॉस्ट डिपेंड करता है, अगर ट्रेनिंग कॉस्ट एम्प्लॉइज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तरह है, अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की है तो ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की तरह है, अगर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, अगर आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के तो क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे हैं। ठीक है जी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के तो क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे। अगर एबनॉर्मली हाई है ट्रेनिंग कॉस्ट, तो उस केस में आप उसे कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में मत लेके जाओ। अब बढ़ते हैं आगे। डेप्रिशिएशन डिपेंड करता है किस चीज पे है, अगर प्लांट एंड मशीनरी पे तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, भैया आप डेप्रिशिएशन प्लांट मशीनरी यूज कहां हो रही है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स है। डेप्रिशिएशन ऑफिस एसेट्स पे, जैसे ऑफिस कंप्यूटर, ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस की बिल्डिंग, तो ये ऑफिस ओवरहेड्स की तरह है। अगर इस तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के है, लेट्स से हमारी डिलीवरी वैन्स है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगी हुई है, शोरूम है वो वहां पर जो है सेलिंग कर रहे हैं हम लोग, वेयर हाउस है जहां से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की तरह है, डेप्रिशिएशन इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल के एसेट्स है तो उनका डेप्रिशिएशन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में इंक्लूड करके चलेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोई असेट्स है, उनका डेप्रिसिएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में इंक्लूड करके चलेंगे। ऑब्सोलेसेंस लॉस हो रहा है हमें फिक्स असेट्स पे, तो देखो भाई अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर की ऑब्सोलेसेंस होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ऑब्सोलेसेंस जो है सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हम एंटिसिपेट करते हैं, तो उस केस में हम लोग जो है अपना हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज करके चलेंगे। ऑब्सोलेसेंस लॉस सेपरेटली हम लोग नहीं चार्ज करते, हम अब ऑलरेडी अपनी जो हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करके चलेंगे और अपना जो है इसको खर्चों में इंक्लूड करके चलेंगे। और अगर इंडस्ट्रीज जो कि रिमोट पॉसिबिलिटी ऑब्सोलेसेंस की, अगर ऑब्सोलेसेंस लॉस होता है तो ये आप जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नुकसान, दैट इज आपका फाइनेंशियल लॉस है एज द केस में भी। नेक्स्ट गाइस, फिर इंश्योरेंस चार्जेस अगर आप देते हो, डिपेंड करता है किसके ऊपर कर रहे हो। अगर इंश्योरेंस आप करा रहे हो फिक्स असेट्स की, कौन से फिक्स असेट्स की, डिपेंड करता है। अगर आपके ऑफिस के असेट्स है तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री के असेट्स है उनका इंश्योरेंस है तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के असेट्स हैं तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स एज द केस में भी लेके जाएंगे। फिर प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल प्रोसेसेस गुड्स, भाई अगर आप रॉ मटेरियल को इंश्योर करा रहे हो तो उस केस में इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की तरह लेके जाएंगे। आपके प्रोसेस गुड्स को करा रहे हो, अगर आप ऑन दी अदर हैंड फिनिश गुड्स को करा रहे हो, उसकी इंश्योरेंस करा रहे हो, या ट्रांजिट में है आपके फिनिश गुड्स उनकी करा रहे हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, प्रीमियम फॉर अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई कैश बर्गलरी, कोई फायर इन कैश, कोई इस तरह का नुकसान है तो ये आप जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की तरह लेके जा सकते हो। नेक्स्ट फिर आपका आता है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। गाइस अगर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये डिपेंड करता है। अब ये फायर, थेफ्ट, राइट, कोई रॉ मटेरियल का नुकसान ना हो जाए, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं तो उनमें हम लोग अपोर्शन कर देते हैं अलग अलग मटेरियल्स में, और अल्टीमेटली इसको स्टोर्स ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह चार्ज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह, भाई इंश्योरेंस जो है इन्हीं के लिए है तो इसकी तरह भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह इसको चार्ज करके दिखा सकते हैं।
देन उसके बाद स्मॉल टूल्स की बात करते हैं गाइस। अगर छोटे से टूल्स अगर खरीदते हैं तो हम लोग जैसे रेंच, हथौड़ी, प्लास, पेचकस, तो इनको कैपिटलाइज किया जाता है और उसको डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज किया जाता है कंज्यूमेबल स्टोर्स की तरह या टूल जो है रिटर्न ऑफ की तरह। तो उसको स्मॉल टूल्स को जो हम लोग फैक्ट्री एवरेज की तरह चार्ज कर सकते हैं। ओवरहेड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो कि स्मॉल टूल्स यूज कर रहा है उसमें चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी, या फिर फैक्ट्री एवरेज की तरह चार्ज कर सकते हैं। फिर स्मॉल टूल जो है फुल्ली चार्ज कर देंगे किसी डिपार्टमेंट को अगर उनके लिए इशू किए गए हैं और उनकी लाइफ असर्टेनेबल नहीं है, तो भैया ये तुम्हारा खर्चा है, हमने तुम्हारे लिए कर दिया है। देन कैरेज या कार्टेज इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। गाइस अगर ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स होते हैं या कैरेज इनवर्ड्स होते हैं डायरेक्ट मटेरियल का, तो इसको डायरेक्ट मटेरियल परचेज कॉस्ट में ऐड करते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस। हम लोगों ने देखा जैसे भैया ये अगर आपने कैरेज इनवर्ड्स किया है तो कैरेज इनवर्ड्स जो है ये हम लोगों ने यहां पर इसमें ऐड करके चलना है डायरेक्ट मटेरियल परचेज कॉस्ट में एज द केस में। अगर ये ऑन द अदर हैंड ट्रांसपोर्टेशन इनडायरेक्ट मटेरियल की है तो वो फैक्ट्री एवरेज की तरह भैया उस इनडायरेक्ट मटेरियल का है तो फिर फैक्ट्री एवरेज की तरह इसको लेके चल सकते हैं। और यही अगर हमारा एक्सपेंसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स के लिए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, सिंपल। कैरेज आउटवर्ड्स जिसे आप या फ्रेट आउटवर्ड्स भी कह सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स। स्टोरेज लॉस की बात करते हैं तो देखो दोस्तों लॉसेस जो हैं कभी ऐसा भी हो सकते हैं कि इवेपोरेशन हो गया, श्रिंकेज, एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर कुछ हो गया। नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मली होता ही है। तो उस केस में हम लोगों ने क्या करना है, इन लॉसेस को गाइस हम लोग गुड प्रोडक्शन यूनिट्स पे करते हैं। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से हम लोगों ने क्या किया भैया, हमने 10 लाख रुपए खर्च किया है और 10 लाख रुपए खर्च किया और हमारी जो है लेट्स से एन एग्जांपल 8200 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन 200 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है। तो हम कहते हैं भैया ये जो 10 लाख रुपए है दिस इज द कॉस्ट ऑफ 8000 यूनिट्स। इस हिसाब से आप जो है अपनी कॉस्ट पर गुड यूनिट जो है प्रोडक्शन की उसकी कॉस्ट पर यूनिट को इन्फ्लेट कर सकते हो और जो है उस हिसाब से जब मटेरियल इशू करोगे तो उस हिसाब से इन्फ्लेटेड प्राइस पे चलोगे। देन अगर कोई फ्लड, स्टॉर्म, फायर, थेफ्ट, इन सब चीजों के एबनॉर्मल अर्थक्वेक, ठीक है जी, कोई किसी ऐसे रीजन की वजह से एबनॉर्मल लॉस की वजह से तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे भैया। ये फाइनेंशियल लॉस ये हमारा जो है पीएनएल अकाउंट में चार्ज होगा एज द केस में। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर। फिर कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स की अगर बात करें गाइस तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा ही था कि भैया इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस जो हैं उसमें इसको लेके चलें। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस में कैश डिस्काउंट को लेके चलते हैं। अभी हम लोगों ने लिस्ट देखी थी तो उसमें जो है कॉस्ट शीट में इसको जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेपरेटली कैश डिस्काउंट अलाउड को इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस के साथ इंक्लूड किया जा सकता है। स्टोर्स ओवरहेड्स की बात करें तो गाइज ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह लेके जाया जाता है। अब डिपेंड करता है ये किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जा रहा है, कौन सा मटेरियल है। अगर नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रहा है तो उसको जो है एज द केस में भी सर्विसेज रेंडर्ड वहां कितना जा रहा है भाई, मटेरियल जहां भी स्टोर रूम जितना मटेरियल जहां इशू कर रहे हो उस हिसाब से हम लोग ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ते हैं कि उसको वहां पे चार्ज करते रहो। वैसे कॉस्ट शीट पर्पसेस के लिए हम लोग जो स्टोर्स ओवरहेड्स को फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह जनरली चार्ज कर लेते हैं। बैड डेट लॉस का आज तक एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं डिसाइड हुआ है। आज तक एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं डिसाइड हुआ। देयर इज नो यूनानिमिटी कि भैया कि सारे ऑथर्स मान रहे हो कि बैड डेट को कैसे ट्रीट करना है। एक ट्रीटमेंट तो ये कहते हैं कि यार ये बैड डेट जो है ना ये फाइनेंशियल लॉस है, एक्चुअल सेल के बाद है, ये आपका नुकसान है, ये आप जो है किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट या जॉब में मत लेके जाओ। दिस शुड नॉट बी टेकन इन कॉस्ट शीट एट ऑल। तो इसको इग्नोर करो, इट इज अ प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस, इसको कॉस्ट शीट में मत दिखाओ। अनदर व्यू, दूसरा व्यू क्या है, ये बैड डेट लॉस जो है भैया है क्यों, क्योंकि आपने क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स क्यों की, सेल्स प्रमोशन के लिए। आप उधार में माल क्यों बेच रहे हो, ताकि आप सेल ज्यादा कर सको। तो उस हिसाब से ये आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन का खर्चा हो गया, ठीक है जी। नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग में जितना आप नॉर्मली बैड डेट लॉस एस्टिमेट करके चलते हो तो दे शुड बी टेकन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई अमाउंट ऑफ बैड डेट लॉस है तो भैया ये आपका कॉस्ट अकाउंट में आना ही नहीं चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट में ही आना चाहिए। फिर बारी आती है आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर आप कर रहे हो तो आफ्टर सेल सर्विसेज को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो गाइस। अगर आपने कोई जैसे फॉर एग्जांपल वारंटी दी हुई है कि भैया हम 1 साल 2 साल 3 साल हम आपके जो प्रोडक्ट है उसको आपको बेचने के बाद भी हम लोग विल टेक केयर ऑफ दैट, तो उस केस में उसको जो है नॉर्मली ये फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस होते हैं। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की तरह बेसिकली अपने कस्टमर को जो है सपोर्ट देने के लिए, इट्स यू नो सेल्स प्रमोशन का टैक्टिक कि वी आर गिविंग यू अ सपोर्ट इवन आफ्टर वी हैव सोल्ड द गुड्स टू यू। इसी तरीके से अगर हम सर्विसेज की बात करें जो कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वारंटी पीरियड होता है, अगर कोई ऐसी सर्विसेज जो कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वारंटी पीरियड हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे। अगेन देखो दोस्तों ऐसा है, अब वारंटी पीरियड खत्म हो गया है तो यार आप पैसे दो, तो उस केस में हम लोग कस्टमर से चार्ज करेंगे कि भैया तुम पैसे दो, तुमसे चार्ज करना है। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जितनी भी इनकर होगी वो पर्टिकुलरली जो है उस पर्टिकुलर जॉब वर्क पे उससे पैसे चार्ज करेंगे। लेट्स से 100 रुपए चार्ज करेंगे, 60 रुपीज खर्च करेंगे
वो वहां चार्ज होगा। अगर ऑन द अदर हैंड अगर आफ्टर सेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स प्रमोशन का खर्चा है। रॉयल्टी गाइस डिपेंड करता है, रॉयल्टी अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे है तो हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह लेते हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि भैया रॉयल्टी अगर हो, अगर आपकी रॉयल्टी चार्जेस आपने पे करनी है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करनी है, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे करनी है गाइस, तो ये आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपकी रॉयल्टी टेक्निकल नो हाउ आपने बहुत लमसम में इकट्ठा पे किया, तो उस केस में जो है उसको अमोर्टाइज किया जाएगा। उसको वन टाइम पेमेंट आपने किया, उसको अमोर्टाइज करेंगे यूनिट्स पे। टेक एन एग्जांपल, हमने 10 लाख रुपए दिया रॉयल्टी का चार्ज, और हम एस्टिमेट करें कि हम लोग 5 लाख यूनिट्स उससे बेच देंगे, बना देंगे। एज द केस में भी 10 लाख रुपए 5 लाख यूनिट्स पे अमोर्टाइज करो, एक यूनिट पे 2 रुपए अमोर्टाइज करो। इस तरीके से जो है एस्टिमेटेड आउटपुट जितना भी आप बेनिफिट होना है उसके बेसिस पे आपने उसको चार्ज कर देना है। रॉयल्टी अगर आप पे करते हैं राइट टू सेल के लिए, तो ये सेलिंग ओवरहेड्स है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प कर रहा है। और रॉयल्टी अगर ट्रेडमार्क ब्रांड्स अगेन सेल्स प्रमोशन के लिए कर रहा है, तो ये भी आपको जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करना है। ये भी जो आपको अल्टीमेटली कोई ट्रेडमार्क को ब्रांड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू सेल दिस गुड्स, तो इसको भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपने चार्ज करना है। नाइट शिफ्ट अलाउंस डिपेंड करता है। नाइट शिफ्ट अलाउंस अगर आप करा रहे हो जनरल प्रेशर ऑफ वर्क बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तरह चार्ज हो जाता है। अगर नाइट शिफ्ट अलाउंस कस्टमर कहता है कि यार मेरे लिए रात में काम कराओ, मेरे से पैसे लो, तो डायरेक्ट वेजेस की तरह उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग उस पर्टिकुलर जॉब पे उसी पे चार्ज करेंगे, तुम्हारी वजह से हुआ है तुमसे चार्ज करेंगे एज डायरेक्ट वेजेस। लेकिन अगर नॉट नाइट शिफ्ट अलाउंस हम लोग देना पड़ता है एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो यार ये हमारा नुकसान है, ये हमारे कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज होगा, कस्टमर से चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में। तो अगर आपका नाइट शिफ्ट अलाउंस जो है नॉर्मल कोर्स में है, तो उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तरह चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी लेवल जनरल प्रेशर ऑफ वर्क हो रहा है। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिवली लोग इसको भी डायरेक्ट वेजेस में चार्ज कर लेते हैं कि भाई नाइट शिफ्ट हमें करानी ही पड़ती है, तो डिपेंड करता है। देन अगर डायरेक्ट कस्टमर कह रहा है मेरे जॉब के लिए यार तुम नाइट शिफ्ट कराओ, तो तुम इसे चार्ज करेंगे। और अगर हमारा जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तो इसको कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करेंगे। कैंटीन एक्सपेंसेस डिपेंड करता है। देखो भाई, अक्सर क्या होता है, हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं कैंटीन का काम, और 100 रुपए का उसको वो हमसे चार्ज कर रहा है, लेकिन हम अपने एम्प्लॉइज को दिलवाते हैं लेट्स से 60 रुपीज का या 40 रुपीज का। तो जो भी है, हम लोग जितना भी उनको सब्सिडाइज रेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जितना भी हम लोग रेंट कैंटीन फैसिलिटी के लिए हम लोग सामने वाले बंदे को दे रहे हैं, तो ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है। अगर फैक्ट्री की कैंटीन है तो यही, अगर आपके कैंटीन फैक्ट्री वर्कर्स की है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ वर्कर्स के एम्प्लॉयड के हिसाब से इसको अपोर्शन कर देंगे। और ऑफिस के वर्कर्स की है कैंटीन फैसिलिटी, तो उनको ऑफिस के ओवरहेड्स में इसको इंक्लूड कर देंगे। डिपेंड करता है। क्वालिटी कंट्रोल के बंदे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल में चार्ज कर देंगे। जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उस हिसाब से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ भी उसमें खा रहा है, तो उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांट देंगे। फिर एम्प्लॉय वेलफेयर खर्चे, अगर जो है एम्प्लॉय वेलफेयर खर्चे डिपेंड करता है। अगर फैक्ट्री के हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर ऑफिस के हैं ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डिपेंड करता है कितने बंदे हैं उसके हिसाब से। वही इकट्ठा हम लोगों ने सभी का लेट्स से एग्जांपल ब्लड टेस्ट कराया, सभी का हमने लेट्स से वैक्सीनेशन कराई, सभी का लेट्स से एग्जांपल हमने पिकनिक प्लान किया, सबको पिकनिक लेके गए, तो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है ये आप अमोर्टाइज कर देंगे। इन सब में मतलब जो है सॉरी अमोर्टाइज नहीं, डिस्ट्रीब्यूट या पोर्शन कर देंगे, और उस हिसाब से आप उसको लेके चलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ओके गाइज, फिर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स इन कॉस्ट शीट। अगर एबनॉर्मल कॉस्ट होती है गाइज, तो ये हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं ले सकते, हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड यूनिट्स में से हटा देंगे। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 10 लाख रुपए, और मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए आई है, और मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितनी की है, मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। और वो कहता है कि भाई 2,000 यूनिट्स जो है एबनॉर्मली लॉस्ट हो गई, फायर हो गई, चोरी हो गई, वॉट, तो इसमें से 2,000 यूनिट्स जो है एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो हमने क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस जितनी भी यूनिट्स हो रही हैं इसकी कॉस्ट हमने क्या करना है, ये 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो ये एबनॉर्मल लॉस की ये जो 2 लाख रुपए है ये माइनस करो। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड यूनिट्स निकालोगे तो इसको आप रिड्यूस करोगे, तो दिस शैल नॉट बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये ऑफ गुड यूनिट्स जो आपने निकालनी है, ये गुड यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के समय 8 लाख रुपए आप लोगों ने निकालना है। इस 2 लाख रुपए को आपने इसमें से माइनस कर देना है एज द केस में। फिर सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव्स अगर आपको कोई मिलते हैं किसी चीज के लिए, तो वो जो है आप उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में से रिड्यूस कर देंगे। अभी हमने देखा ही था कि भाई अगर हम मटेरियल खरीदते हैं उसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडी एक्सेट्रा मिलती है, तो वो हम रिड्यूस कर देते हैं उसमें से। पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस, डीमेरेज, ये कोई चार्जेस जो है ये आपके फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहां पर दिखाऊं तो गाइस, अगर आपने कोई पेनल्टी, डीमेरेज, दिस विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज। नॉर्मल कॉस्ट
नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांसिट, जैसे अभी हमने यूनिट्स को इन्फ्लेट कर दिया था, उसी तरीके से हम लोग अपनी मटेरियल की कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट, इसकी कॉस्ट जो है माइनस करके कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। और ड्यूटी जो हम लोगों ने इनपुट क्रेडिट इज एलिजिबल, अगर नहीं है, अगर एलिजिबल है एज द केस में भी, इसको दिस शैल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेजेस। फिर एबनॉर्मली स्पॉइल्ड डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर्क है, एबनॉर्मली है तो भैया ये कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज होगा। उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी जो है वो कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज होगी। उसको अगर ठीक कराया जा रहा है और उसका जो नुकसान है वो भी कॉस्टिंग बिल अकाउंट में ही चार्ज होगा, यहां से हटा दिया जाएगा। दैट्स इट।